हेलो नमस्ते सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए शेखावटी मिशन जो हर बार एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस बार अपन शेखावटी मिशन के जितने भी जिस भी सब्जेक्ट के हैं आपके 6 सब्जेक्ट के पूरे कंप्लीट करेंगे। शेखावटी मिशन के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं शेखावटी मिशन के आपके विज्ञान का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी चैप्टर वाइज, यानी कि वो भी आपके पार्ट के अनुसार। हर पार्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने अंक का एक पार्ट रहता है, उसमें किस किस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। कैसी स्टडी करनी है? स्मार्ट स्टडी। सर कहते हैं स्मार्ट स्टडी होती क्या है? तो इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी में यह ध्यान रखना होता है। कुछ कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। सर ये तो बताओ स्मार्ट स्टडी होती क्या है? स्मार्ट स्टडी उसे कहते हैं जो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सोल्व करो और ये देखो कि यह चैप्टर कितने अंक का है, इनमें से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि चैप्टर आपका है विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें आपके देखो प्रश्न तो पूछे जाएंगे 3, ठीक है, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक लघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक द्विघात्मक, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीनों ही अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा, तो उसमें आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को याद करना ही नहीं है, उसको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को अपन को पढ़ना ही नहीं है। इसमें आपको तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे। वस्तुनिष्ठ भी पढ़ना पड़ेगा, एक लघुत्तरात्मक पूछा जाएगा और एक द्विघात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये 6 नंबर का चैप्टर है। एक अच्छे से आप पढ़ लो, 6 नंबर कंप्लीट कर लोगे आप। 6 नंबर आप अच्छे से लेकर आ सकते हो। तो आपके 24-25 का है जो शेखावटी मिशन। हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और इसमें यह भी बताया जाता है कि ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। 2022 में आया था, 2023, 2024 कब कब आया हुआ है, ये भी आपके बताया गया है। तो आपको अच्छे से देख लेना है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन 1 है Fe2O3 प्लस Al प्लस Al2O3 प्लस 2Fe। तो इसमें आपको क्या बताना है? ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? आपको इसमें अभिक्रिया बतानी है कि अभिक्रिया कौन सी है। आपने ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिक्रिया बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया इसमें आपको बताना है। जैसे आप सभी जानते हो विस्थापन के अंदर क्या होता है। विस्थापन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो आप Fe2O3 और 2Al2 यानी कि Al2O3 जैसे कि 2FeO3। तो इसमें Al2 क्या होता है, यहाँ से विस्थापन हो जाता है। Fe आपकी क्या हो जाता है, विस्थापन। Fe आपके विस्थापन हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। और O2 है जो इसके O3, इसमें ओजोन इसके साथ में जुड़ जाती है। किसके? एल्यूमिनियम के। ओजोन इसके साथ में जुड़, पहले देखो Fe2O3 है जो साथ में होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें आपको एकदम अच्छे से विस्थापन का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो ना। विस्थापन का मतलब होता है दूर चले जाना, अलग हो जाना। तो विस्थापन का मतलब यही होता है। तो देखो Fe2O3 है और यहाँ पर 2Al है, यहाँ पर क्या हो गया Al2O3 और 2Fe, यानी कि आयरन बन गया। तो इसमें आप देखो अच्छे से, जैसे कि ये Fe2O3 है और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से Fe अलग हो गया। Fe क्या, मैं तो भाई अलग होऊंगा। और O2 है जो O3 ओजोन जो Al2 के साथ में जुड़ गया। तो यहाँ तो अभिक्रिया है जो मेन आपको जो अभिकारक है। अभिक्रिया के अंदर आपको मैं आप अच्छे से बताता हूँ, एक सेकंड रुको। ये तो आपके उत्पाद हो गया और ये आपके अभिक्रिया हो गई, अभिकारक। अभिकारक हो गया ना, ये हो गया अभिकारक, ये उत्पाद। यहाँ पर जो भी होता है उसे कहते हैं उत्प्रेरक। इसमें कोई उत्प्रेरक नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। तो इसमें आपकी क्या होता है कि सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि अभिकारक के अंदर उत्पाद में क्या चेंज हो रहा है। जैसे कि किसी के अंदर अभिकारक में अलग अलग होंगे तो यहाँ पर आपके मिल जाएंगे, कुछ में यहाँ पर मिले होंगे अभिकारक में और उत्पाद में अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको, जैसे कि अपन पूछे संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन के अंदर अपन क्या देखेंगे, जैसे अभिकारक के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो Fe2 और O3 अलग अलग होंगे जिसमें यहाँ पर आके मिल जाते, तो आपके ये हो जाता संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, अभिकारक के अंदर Fe2O3 एक साथ में है, बाकी यहाँ आता है आपके अलग हो जाता है Fe और O3 है जो आपके Al2 के साथ जुड़ जाता है। तो आपके ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका एकदम डी आंसर राइट हो जाएगा। आपने भी डी आंसर दिया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छे से देख के जाना। अगर आप कहोगे तो मैं पहला चैप्टर एकदम अच्छे से सिंपल एकदम अपनी लैंग्वेज में पढ़ा दूंगा आपको। एक भी क्वेश्चन 6 में से 6 नंबर आपके आने वाले हैं। तो इसमें देखो नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है। जैसे 2PbO प्लस C प्लस क्या है 2BCO2। इसमें क्या बताना आपको, कौन सा कथन है जो असत्य है। शीशा अपचित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपेक्षित हो रही है, कार्बन उपेक्षित हो रही है, लेड ऑक्साइड अपेक्षित हो रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि असत्य कथन कौन कौन से हैं। असत्य, तो इसमें देखो असत्य है, असत्य देखो इसके अंदर असत्य शीशा अपचित हो रहा है, यानी कि पीबी क्या अपचित हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड उपचित हो रही है, कहाँ हो रही है, इसने उल्टा बोल दिया। इसने उल्टा बोल दिया, अपचित तो यह हो रहा है, शीशा अपचित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, उपचित। शीशा उपचित हो रहा है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है जो अपचित हो रही है। इसमें ये उल्टा बोला गया। तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या है, अपचयन, संसरण, विकृत गंधिता या फिर द्विस्थापन।
तो इसमें आपके वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना क्या है? संसारण है। क्या है? संसारण, यानी कि उसका शरण हो रहा है। तो वातावरण के अंदर चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना क्या है? संसारण है। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखो चौथा, लोह चूर्ण पर तनु एसियल अम्ल डालने पर क्या होता है? सही विकल्प को आपके चुन के बताना है। जैसे आपके लोह चूर्ण है उसमें आपके तनु एसियल डाला जाता है तो H2 गैस व FeCl3 बनता है। क्या होता है आपको बताना है। और Cl2 गैस व FeOH3 बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। या फिर आयरन लवण जल बनता है, आयरन लवण और जल बनता है, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई अभिक्रिया नहीं होती, अभिक्रिया तो बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है? Cl2 गैस व FeOH3 बनता है, कैसे बनेगा? देखो HCl है और यहाँ पर लोह चूर्ण है तो इसमें Fe लोह चूर्ण है, लोह चूर्ण Fe2O3 है तो इसमें H2 गैस व FeCl3 बनता है। बिल्कुल एकदम राइट है, H2 तो गैस बनेगी और FeCl3 बनेगा, क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? NO2, CO2, CH4, C2H5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, CO2 होती है, O2 और CO2 होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में समझा दिया था क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। परिवर्तन हमेशा किस में होता है? अभिकारक के अंदर होता है, जब उत्पाद बनता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको ये अभिक्रिया है, मान लो ये नीचे दी गई 7वें क्वेश्चन में आप देखो, Mg+O2 क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर आपके अभिकारक क्या है? MgO2, अभिकारक MgO2 है, बाकी उत्पाद क्या है? MgO। तो इसमें परिवर्तन किस में हुआ? अभिकारक के अंदर हुआ, तब एक नया उत्पाद बना, वो बना MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? अभिकारक। हमेशा परिवर्तन किस में होता है? अभिकारक के अंदर होता है, जब एक नया उत्पाद बनता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 7वां है कि Mg2MgO प्लस O2 प्लस 2MgO मैग्नीशियम का दहन अभिक्रिया किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? जैसे आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या बनता है? सुनो, Mg+O2 से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसकी दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण? अगर इसका दहन हो तो ये अभिक्रिया बतानी है किस प्रकार की है? वियोजन है, विस्थापन है, संयोजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपके संयोजन होगा। मैंने क्या बताया था? जैसे आपके यहाँ पर कोई अभिकारक है तो अलग अलग है, अभिकारक में कोई चीज अलग अलग है और उत्पाद के अंदर वो मिल जाती है, तो सीधा पड़ा आपको दिख रहा है ना, संयोजन होगा। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का अपन कहते हैं ना भाई इसके साथ संयोजन कर लो, यानी इसके साथ जुड़ जाओ या फिर इसके साथ आप संबंध बना लो। तो इसमें आपके राइट आंसर क्या होगा? संयोजन होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर। आपको सामने दिखाई दे रहे, अभिक्रिया खुद बता रही है, मेरे सामने ये हो रहा है। देखो MgO+O2 यहाँ पर मिल गई 2MgO, एकदम आप सीधा। विस्थापन का पूछता तो विस्थापन में क्या होता? ये यहाँ पर आ जाता और ये यहाँ पर आ जाता, तो उल्टा हो जाता कि यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अपन देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन किस प्रकार है? यहाँ पर देख लो, स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्पाद MgO मैग्नीशियम रिबन में वायु का दहन करने पर वाच ग्लास के उत्पाद अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? श्वेत चूर्ण। यह अभिक्रिया संयोजन व ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? वेरी वेरी सिंपल, हिट व ट्रायल विधि, विस्थापन, संयोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे तो कहते हैं विस्थापन, तो कहते नहीं, कोई नहीं हो गया। ये तो आप सामने बड़ा दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? तो देखो, जब अभिकारक व उत्पाद को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है तो इस समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब अभिकारकों व उत्पाद को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अपन को जैसे कि पहले भी हाथ क्वेश्चन में आप देखो, उसमें कंकाली समीकरण ही था। वायु के जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन पर वायु के साथ क्रिया करने से एक्री ऑक्साइड परत जम जाती है, इसी के कारण रेगमाल को साफ किया जाता है। उस पर क्या होती है? उस पर आपके एक्री ऑक्साइड की परत जम जाती है। मैग्नीशियम वायु के साथ क्रिया करते क्या बन जाती है? एक्री ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि O2 बन जाता है, तो उसकी परत जम जाती है, तो उसको इसलिए रेगमाल से साफ किया जाता है। दानेदार दस्ते पर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखो ये डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। जैसे यहाँ पर है जिंक है, H2SO4 है, और यहाँ मिलाते क्या बनता है? ZnSO4, और हाइड्रोजन है जो आपके बाहर जा रही है। तो यहाँ पर एक देखो आप, ये कॉर्क लगा है, इसमें कांच की नली है और शंक्वाकार फ्लास्क है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और दानेदार जस्ता है। तो सबसे पहले क्या करा? जिंक डाला, यहाँ पे ये बीकर लिया, इसके अंदर दानेदार जस्ता डाला, जस्ता डालते तनुइक सल्फर अम्ल डाला, ये देखो यहाँ पर तनुइक सल्फर अम्ल डाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये जो कांच की नली ऊपर दिख रही है ना, ऊपर कॉर्क, यहाँ पर डालते ही तुरंत आपकी रिएक्शन हुई और हाइड्रोजन गैस है जो आपके बाहर निकल गई और बना क्या? ZnSO4, यानी जिंक सल्फाइड बन गया। क्या बन गया? जिंक सल्फाइड। आपको सीधा अभिक्रिया पूछ सकता है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया आपको ध्यान रखनी है। Zn + H2SO4
क्या बना, जिंक SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई। तो इसमें आपको ये अच्छे से याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जा सकता है। कोयले का दहन किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? कोयले का दहन किस प्रकार की प्रक्रिया उदाहरण है? संयोजन का है। जैसे कि कोयला आपके कैसे बनता है, कोक कहते हैं, इसे कोक भी कहते हैं और कोयला भी कहते हैं, ठीक है ना। CO2 आप कह रहे हो ना, CO2 ये कोयला भी है और कोक भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। CO प्लस O2 क्या बनता है, CO2। वेरी सिंपल। इसमें संयोजन हो रहा कि नहीं हो रहा है, संयोजन हो रहा कि नहीं हो रहा है। पहले कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, यहाँ पर मिलकर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, तो बन गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्वेश्चन देखो RBC 2015 में, 2016 में और 2023 में लगातार रिपीट हुआ था, इस बार भी रिपीट होगा आपके। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण सही समझाना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें दो या दो से उत्पाद अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है। जैसे CO है और H2O है, CO है और H2 है, तो इसमें आप दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, CaOH यानी लिक्विड बनाते हैं। तो यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना आपके यहाँ पर सम्मिलित होता है। आगे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ जल के साथ क्रिया कर एकल उत्पाद हाइड्रोजन ऑक्साइड बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप अच्छे से, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाएं। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपको। इस बार अगर नहीं पूछा जाए तो आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा। उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाना। उष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है, बाहर निकलना। शोषी का अर्थ क्या होता है, ग्रहण करना। उष्मा यानी भाप। ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें भाप बाहर निकलती है, ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें भाप अंदर जाती है। तो सबसे पहले अपन अच्छे से देखते हैं बात को, मैं आपको सिंपल वे के अंदर समझाऊंगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ उष्मा उत्पन्न भी होती है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कुछ नहीं करना, सीधा लिख देना, जहां से उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा बाहर निकलती है, उसे उष्माक्षेपी। जिस अभिक्रिया में उष्मा अंदर ली जाती है उसमें उष्माशोषी। प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन अपन किस प्रकार, देखो CH4 है, इसे कहते हैं मीथेन। मीथेन के साथ अपन को कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन मिला देनी है, ठीक है। मीथेन के साथ अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन मिला देंगे। तो ऑक्सीजन मिलाए या फिर मिल ही जाती है ऑक्सीजन, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, CO2 प्लस H2 और ऊर्जा बनती है। जैसे मीथेन गैस है, इसमें आप सीधा सिंपल सा देखो, ये CH4O2 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ तो CO2 बन गया ना, सीधा सीधा CO2 तो बन गया, और यहाँ पर पीछे ऑक्सीजन बची, जैसे CO2 तो बन गया, ये पीछे हाइड्रोजन बचा। अब हाइड्रोजन का एक अणु तो यहाँ बच गया, और ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, ऑक्सीजन के अणु 2 है, तो हाइड्रोजन के आपके बताओ, हाइड्रोजन के अणु कहाँ जाएंगे फिर, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो 2 हाइड्रोजन तो ये यहाँ पर हो गए, 4 हाइड्रोजन सीधे यहाँ पर आ गए, ठीक है ना, सीधे सीधे 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, तो H2 हो गया, और एक ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तो H2O बन गया, और सीधा कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना दिया। CO2 और जल और ऊर्जा बन जाती है, ये आपको ध्यान रखना। श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोजन में पाचन की क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड। टूटने में ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन ऊर्जा हमें मिलकर प्राप्त होती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है कि जैसे कि अपन भोजन लेते हैं, तो भोजन लेते हैं तब हमें क्या प्राप्त होती है, एक उष्मा प्राप्त होती है। जब उसको तोड़ते हैं तो उष्मा का मतलब ये नहीं है कि अपन एक मतलब गैस ही हो, भाप ही हो। उष्मा का मतलब ये होगा जहाँ हमको कुछ मिलता है, उस चीज़ को तोड़ने से कुछ मिलता है। जैसे अपन को भोजन को टूटता है हमारे शरीर में, भोजन ऐसे तो नहीं है कि सीधा का सीधा जैसे रोटी खाई वैसी की वैसी हो जाए, वो टूटती है छोटे छोटे टुकड़ों में। जब उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ते हैं तब वहाँ पर रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, हमारे पेट के अंदर भी अभिक्रिया होती है, जब जाके हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये भी आपके उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पर देखो, श्वसन की क्रिया के अंदर C6H12O6 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस H2 और ऊर्जा मिलती है। ये आप देखो गैस फॉर्म के अंदर है, यहाँ पर लिक्विड में हो जाता है, बाकी यहाँ पे जल हो ही जाएगा। तो सबसे पहले अपन ग्लूकोज लेते हैं ना, ग्लूकोज का सूत्र आपको ध्यान रखना, C6H12O6, और यहाँ पर अपन जल लेते हैं, ऑक्सीजन के 6 अणु, तब जाके बनता है CO2 जो अपन बाहर त्याग देते हैं, और H2 हमारे शरीर में काम आ जाता है, ऊर्जा भी हमारे शरीर में काम आ जाती है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। दीवार पर सफेदी करके किसके विलयन का उपयोग किया जाता है, जो अपन दीवार पर सफेदी करते हैं चूना नहीं लेते हैं, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों के सूत्र याद कर लेना। CaO आपके बिना बुझा हुआ चूना है, बाकी CaOH2 ये आपके बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना जिसमें जल नहीं होता है, बुझा हुआ चूना जिसमें जल होता है, आपको ध्यान रखना। बाकी सूत्र लगभग दोनों का एक समान होता है। CaH2O ये आपके बुझा हुआ चूना, बाकी बिना बुझा हुआ चूना CaO जिसमें ऑक्सीजन होती है जबकि जल नहीं होता है। इस अभिक्रिया बिना बुझे चूने के विलयन का उपयोग दीवार सफेद किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में धीमी गति से होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर रासायनिक सूत्र आपके यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। और आज क्लास थोड़ी बड़ी हो गई, कल अपन जल्दी जल्दी कराएंगे, ये क्वेश्चन आप देख लें अच्छे से। अपन फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और आप ये देख सकते हैं आगे ये क्वेश्चन बड़े वाले मैं अपन फिर से कराऊंगी एकदम लाइव आकर, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर भी पूरा कराएंगे एकदम अच्छे से। बाकी अपन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।